नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, प्रतिरोध के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिरोध जो शब्द होता है उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिए रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के आर से ही इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ से पता चलता है कि प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो ये ध्यान रखिए, किससे डिनोट करते हैं? आर से। अब देखेंगे प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस का कार्य देखिए। तो समझने का प्रयास करें कि प्रतिरोध जो गुण है ये क्या है? किसी वस्तु या किसी चालक का ये क्या है? एक गुण है जो क्या करता है? ये धारा के मान में यानी धारा के प्रवाह में क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है। तो देखिए, प्रतिरोध की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? वो होगी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। तो देखिए, यहां से लिखिए, धारा के धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, क्या है कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब देखिए, प्रतिरोध का हम देखेंगे कार्य। ये सर्किट में क्या कार्य करता है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसके कार्य क्या रहते हैं प्रतिरोध में। तो देखिए, सर्किट में इसका कार्य क्या रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट जो कार्य होता है वो क्या होता है? धारा के मान को क्या करता है? सीमित करना। क्या करता है? धारा के मान को धारा के मान को सीमित करना। ध्यान रखें, यदि कोई सर्किट में से कितनी धारा फ्लो हो रही है तो उसे हम प्रतिरोध के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो धारा के मान को सीमित करना, फर्स्ट कार्य क्या होता है? धारा के मान को सीमित करना। तो ध्यान रखिए, यहाँ से देखेंगे दूसरा कार्य। दूसरा कार्य क्या होगा प्रतिरोध का? तो ध्यान रखिए, ये क्या करता है? ये वांछित वोल्टता पतन उपलब्ध करवाता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ से देखिए, इसे बोलते हैं वांछित वोल्टता पतन। वांछित वोल्टता पतन उपलब्ध करवाना। क्या है? वांछित वोल्टता पतन उपलब्ध करवाना। क्या कार्य होता है? वांछित वोल्टता पतन उपलब्ध करवाना। तीसरा देखिए कि धारा के मान को सीमित करता है और वांछित वोल्टता पतन उपलब्ध करवाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये इसके कार्य होते हैं। और देखिए, ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को किसमें खपत करता है? ऊष्मा के रूप में। तो ध्यान रखिए, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? खपत करता है या उपभोग करता है। तो ध्यान रखें, क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? खपत करता है। कि जैसे विद्युत धारा जो खर्च होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? प्रतिरोध के रूप में। तो वो किसके रूप में होगी? ऊष्मा के रूप में। तो ध्यान रखें, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? खपत करता है। तो ये बातें ध्यान रखें। रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या करता है? धारा के मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। धारा के मान को क्या करता है? सीमित करता है और वांछित वोल्टता पतन उपलब्ध करवाता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ से देखिए, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? खपत करता है। अब देखिए, यहाँ से प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यहाँ से देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ध्यान रखिए क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। इसे किसे दर्शाया जाता है? ओम से। ये कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक।
कौन सा मात्रक है इसका? एसआई मात्रक। तो ध्यान रखें, पूछा जाता है एग्जाम में प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा तो कौन सा होगा? ओम। तो यहाँ से ध्यान रखें, अन्य मात्रक और रहता है यहाँ से जो होगा R बराबर V/I, ये हमने ओम के नियम में देखा। तो देखिए अन्य मात्रक जो होगा वो क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ध्यान रखें क्या होता है? ओ वोल्ट प्रति एम्पियर। यहाँ से एक परिभाषा और बनती है, क्या बनती है? कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, और क्या होगा? देखिए एक परिभाषा, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ से किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, लगाया गया क्या? विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध, R कहलाता है। तो यहाँ से ध्यान रखें, इतनी बातें जो प्रतिरोध के बारे में क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, देखिए किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें से प्रवाहित धारा का अनुपात भी क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो ध्यान रखें, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आप देखिए प्रतिरोध को कौन से मापन यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ध्यान रखें, यहाँ से देखिए प्रतिरोध का मापन, तो ध्यान रखिए किसके द्वारा किया जाता है? ओम मीटर के द्वारा। बेसिकली किससे करते हैं? ओम मीटर के द्वारा। ओम मीटर के द्वारा क्या किया जाता है? इसका मापन किया जाता है। तो बेसिकली कितने प्रकार के ओम मीटर होते हैं? तो यहाँ से देख लीजिए, एक होता है श्रेणी टाइप। कौन सा होता है? श्रेणी टाइप। श्रेणी टाइप ओम मीटर। एक होता है संट टाइप ओम मीटर, यानी कौन सा होता है? संट टाइप। तो यहाँ से पूछा जाता है, यानी श्रेणी टाइप की जो ओम मीटर होती है उसका पाठ्यांक यानी किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? तो किससे प्रारंभ होता है? श्रेणी टाइप अनंत से प्रारंभ होता है, जीरो पर क्या होता है? समाप्त होता है। और संट टाइप में ध्यान रखिए जीरो से प्रारंभ होता है, शून्य से, और अनंत पे क्या होता है? समाप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जब हम ओम मीटर पढ़ेंगे वहाँ पर और अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओम मीटर के द्वारा। कौन सा बेसिक सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा लिया जाता है? तो ध्यान रखिए श्रेणी टाइप, यानी अनंत से स्टार्ट होता है और शून्य पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इतनी बातें आप प्रतिरोध के बारे में ध्यान रखें। फिर से देखिए प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। तो ये क्या होती है? प्रतिरोध की परिभाषा। अब देखिए यहाँ से देखेंगे जो प्रतिरोध जो होता है ये किन किन पर निर्भर करता है, तो यानी प्रतिरोध की निर्भरता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे। प्रतिरोध की निर्भरता यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, या इसे बोले प्रतिरोध का नियम। पहले देखेंगे प्रतिरोध का नियम, फिर उसके बाद में देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध का नियम देख लेते हैं पहले। तो प्रतिरोध का नियम क्या है? तो देखिए ये कोई चालक तार है, ये क्या है? यदि ये कोई चालक तार है, क्या है? ये कोई चालक तार है जिसे बोलते हैं चालक कंडक्टर, यानी ये क्या है? कोई चालक है। तो प्रतिरोध जो होगा वह चालक कितना लंबा है तो इस पर भी निर्भर करता है, और
कितना मोटा, यानी क्षेत्रफल इसका कितना है। तो यानी दो चीज़ों पर प्रतिरोध निर्भर करेगा, चालक की लंबाई और चालक का क्षेत्रफल। तो देखिए फर्स्ट नियम जो है वो क्या है कि प्रतिरोध जो है वह किसके समानुपाती रहता है, लंबाई के। क्या रहता है, लंबाई के समानुपाती। तो ध्यान रखें प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, तो पूछा जाए तो प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। और यहाँ से देखिए दूसरा, यहाँ से पूछा जाए कि प्रतिरोध नियम से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल, प्रतिरोध और क्षेत्रफल में क्या संबंध रहता है, तो ध्यान रखिए क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्षेत्रफल को स्मॉल a से यहाँ से लिख लीजिए। यानी दो नियम यहाँ से निकल के आते हैं कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। तो दो चीज़ों पर क्या करता है, यहाँ पे निर्भर कर रहा है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट रूल और सेकंड रूल क्या कर रहा है कि चालक तार जो होगा उसकी लंबाई जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसका प्रतिरोध चेंज होगा। वो अभी देखेंगे किस प्रकार से चेंज होगा। अब देखेंगे यहाँ दोनों नियम से देखेंगे क्या होगा, R समानुपाती L/A, ये एक फॉर्मूला निकल के यहाँ से आता है। तो इसे और सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध रो L/A। यहाँ पर इसका जो रो है ये क्या है, नियतांक है जिसे बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिख लीजिए L क्या है, लंबाई, L क्या है, लंबाई। और यहाँ से देखिए A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्या है, क्षेत्रफल। और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब देखिए ये क्या होता है, ये प्रतिरोध का नियम रहता है। तो पहले प्रतिरोध का नियम को समझेंगे। तो देखिए प्रतिरोध जो होगा वो चालक की क्या होगी, लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। तो समानुपाती का अर्थ क्या होता है कि जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए यदि हम चालक तार की लंबाई L को हम बढ़ा देते हैं तो समानुपाती नियम से क्या होगा, प्रतिरोध भी इसका बढ़ेगा। क्या होगा, प्रतिरोध भी इसका बढ़ता है। क्या बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। दूसरी बात से यहाँ से देखिए जब हम क्षेत्रफल, यानी यहाँ से देखिए यदि हम इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए, यानी इसका जो ये क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि हम इसे इसकी तुलना में अधिक कर दिया जाए, यानी देखिए यहाँ से क्षेत्रफल को अधिक करने पर, तो देखिए ये क्या है, विलोमानुपाती है। तो विलोमानुपाती में जो संख्या बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ये किसके विलोमानुपाती है, प्रतिरोध। तो ये क्या होगा, घटेगा। यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। इम्पोर्टेंट यहाँ से ध्यान रखें क्या होगा। और यहाँ से देखिए यदि लंबाई हम कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। ये बात भी यहाँ से ध्यान रखें। और यहाँ से देखिए क्षेत्रफल अधिक हो रहा है तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। और यदि हम देखें क्षेत्रफल को कम करने पर क्या है, ये बात इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखें। यदि आपको ये टर्म्स ध्यान है, पता है तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल का मान कम होने पर प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, प्रतिरोध का नियम है। अब देखिए जो प्रतिरोध के नियम के अकॉर्डिंग ये किस पर निर्भर कर रहा था, लंबाई और क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इनके जो क्वेश्चन बनते हैं वो अभी अभी लास्ट में देखेंगे कि लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, और जैसे क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, त्रिज्या आदि कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, वो सब हम अभी देखेंगे। तो देखिए प्रतिरोध का नियम समझे। यहाँ से प्रतिरोध का नियम जो है वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। इसे क्या बोलते हैं, विलोमानुपाती। तो ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखेंगे निर्भर, यानी प्रतिरोध की निर्भरता इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर। तो ध्यान रखिए किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर।
किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर। पहला किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर। दूसरा देखिए प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी L और A पर तो क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। और यहाँ से ध्यान रखिए प्रतिरोध जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? तापमान पर भी। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। किस पर निर्भर कर रहा है? तापमान पर। एक और जो है, जो अभी नियतांक निकल के आया यहाँ से, विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो ध्यान रखिए यहाँ से किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोधकता पर। यहाँ से देखिए विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता पर, जिसे किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? रो। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रो, इसे बोलते हैं रो। और यहाँ से देखिए किस पर निर्भर कर रहा है? तापमान पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिया जाता है लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान और विशिष्ट प्रतिरोध, तो क्या होगा? सभी पर। अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी अनिर्भरता। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध की अनिर्भरता, अनिर्भरता। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। तो देखिए अनिर्भरता क्या होगी? अनिर्भरता देखिए यहाँ से पहली बात जो है कि ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ध्यान रखिए पहला यदि क्वेश्चन आए आवर्ती, तो ध्यान रखें प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखें। दूसरा देखते हैं यहाँ से, दूसरा देखिए भार यानी वजन। वजन यदि किसी चालक का कितना ही हो तो उस पर प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखें। तीसरा देखेंगे यहाँ से थर्ड नंबर पर जो है वो क्या होगा? आकार, यानी आकार यानी आकृति, यानी चालक की आकृति देखेंगे यहाँ से क्या है? आकृति। यदि चालक की आकृति त्रिभुजाकार है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका कितना है? यानी आकृति त्रिभुजाकार। और यहाँ से देखिए वर्गाकार या आयताकार, इस प्रकार से रहने पर भी प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ से ध्यान रखिए फोर्थ नंबर पे जो है वो क्या होगा? EMF। EMF पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन में वहाँ पर दिया जाएगा कि प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो वहाँ पे देखिए लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान और आवृत्ति, इस प्रकार से ऑप्शन देगा और कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ से ये ध्यान रखें कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है और प्रतिरोध की अनिर्भरता, यानी दोनों को यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इनमें जब प्रतिरोधों में लंबाई में परिवर्तन कर रहे थे और क्षेत्रफल में जब परिवर्तन हो रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा। इनके मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो किस प्रकार से आते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ से देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला लिखन के आया ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या फॉर्मूला था? R बराबर रो L अपॉन A। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा, एक पूछेगा लंबाई जोड़कर और एक पूछेगा लंबाई खींचकर, यानी खींचकर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा और जोड़कर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछेगा यदि किसी चालक तार की लंबाई को, यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए यदि चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये क्या है? जब चालक की लंबाई को जोड़कर, क्या है यहाँ से देखिए
चालक की लंबाई को जोड़कर। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए यहाँ से प्रतिरोध और लंबाई में क्या संबंध है, समानुपाती। यदि हम प्रतिरोध यानी लंबाई को क्या कर रहे हैं 2 गुना, यानी लंबाई को क्या कर रहे हैं 2 गुना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2R, 2 गुना ही प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यहाँ से देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। यानी जोड़कर ऐसे समझिए कि जैसे कोई ये चालक है, इसी समान लंबाई का एक क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया, यानी प्रतिरोध तार इसमें जोड़ा गया। तो ये क्या हो गया है कि इसकी लंबाई डबल हो गई है, यानी इसमें क्या किया है, इसमें जोड़ा है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, L 12। तो प्रतिरोध जो होता है वो क्या होगा, लंबाई के समानुपाती हो जाएगा। यदि ये लंबाई का प्रतिरोध में से हम इसे हाफ कर दे, आधा हटा दे, तो इसका प्रतिरोध क्या रहेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ से, तो देखिए प्रतिरोध कितना है 10 ओम। हम क्या कर रहे हैं, चालक की लंबाई को आधा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यदि हम लंबाई को क्या कर रहे हैं हाफ, तो देखिए आधा करने पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा आधा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा 5 ओम। और यदि डबल कर दे यानी जोड़कर कर दे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उसी के अनुपात में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखें। और यहाँ से देखिए क्षेत्रफल और प्रतिरोध के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो देखिए कि लंबाई को दुगना और क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए आधा। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से देखिए लंबाई को क्या कर रहे हैं 2 गुना और क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए आधा। इसे क्या बोलते हैं आधा। तो देखिए प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से R बराबर, यदि लंबाई को क्या कर रहे हैं दुगना और यहाँ से देखिए क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं आधा, तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ से क्या हो रहा है आधा। अब ये 1/2 है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ से देखिए कितना गुना होगा, यहाँ से देखिए दोबारा जैसे इसे ऊपर जाके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं लंबाई को 2 गुना और क्षेत्रफल को आधा। तो देखिए कितना गुना हो रहा है 4 गुना। तो यहाँ से ध्यान रखें। और यदि यहाँ से पूछा जाए लंबाई को आधा और क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो इस प्रकार से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो लंबाई जोड़कर और लंबाई और प्रतिरोध यानी क्षेत्रफल में संबंध पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 गुना प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा। अब यहाँ से देखेंगे, अब देखेंगे यदि चालक तार की लंबाई को खींचकर क्या पूछा जाए, चालक तार की, पहले देखिए यहाँ से जो प्रतिरोध इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो R2/R1 जो संबंध है L2/L1। तो ये ध्यान रखें R2 के समानुपाती में L2 और R1 के समानुपाती में L1। और यहाँ से देखिए क्षेत्रफल में क्या होगा संबंध, तो क्षेत्रफल में संबंध जो होगा वो क्या रहेगा विपरीत होता है। यहाँ से देखा क्षेत्रफल में जो संबंध रहता है प्रतिरोध का क्या रहता है विलोमानुपाती। तो इस प्रकार से जब इनको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A1/A2। तो ये ध्यान रखें, ये इस संबंध से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है,
यदि उसकी लंबाई को 10 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो इस संबंध से उसे हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे अपन कि चालक तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाने पर, यानी खींचकर बढ़ाने पर, तो देखिए चालक तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है, तो वो आप ध्यान रखें। तो देखिए कौन सा होगा, जैसे R2 अपॉन R1। तो यहाँ से देखिए यदि चालक तार को खींचकर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध में परिवर्तन जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ से देखिए लंबाई के क्या रहेगा, जैसे लंबाई जो है L2 अपॉन L1 का स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल में क्या संबंध रहता है, तो A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, ये ध्यान रखें। और यदि खींचकर ये पूछा जाए कि व्यास में, यानी व्यास में परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा, D1 अपॉन D2 का घात 4, तो ये ध्यान रखें। यहाँ से पूछा जाए कि त्रिज्या में परिवर्तन, तो त्रिज्या में परिवर्तन जो होगा वो किस प्रकार से रहेगा, R1 टू R2 का घात 4। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस अनुपात में आप जब क्वेश्चन को रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए खींचकर, यानी खींचकर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई के क्या रहता है, समानुपाती। क्या रहता है, लंबाई के समानुपाती। तो अब देखिए लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अब जब हम खींचकर, यानी ये कोई क्या है, ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई क्या है L, और यदि इसकी लंबाई को अपन खींचकर, यानी यहाँ से खींचकर इसे इतना बड़ा कर दिया गया, तो ध्यान रखें जब हम किसी चालक तार को खींचकर यदि हम उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। जब उसे हम खींचेंगे तो क्या होगी, उसकी लंबाई के साथ साथ उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी घटता है, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ से जब ये चालक तार की लंबाई L थी और इसका क्षेत्रफल A है, जब हम इस चालक तार की लंबाई को खींचेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी चालक लंबाई को खींचने पर प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हो रहा है वो घट रहा है। तो देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी हमने देखा कि R समानुपाती A, यानी अनुप्रस्थ काट के संबंध में प्रतिरोध का संबंध क्या रहता है। अब जब यहाँ से देखिए क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है। तो जब हम चालक तार को खींचेंगे, यानी जब हम चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना करें या कितने भी गुना करें तो उसका अनुप्रस्थ काट यानी प्रतिरोध जो होगा कितनी बार बढ़ रहा है, 2 बार। तो ध्यान रखें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नया R होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर के R के गुना। तो ये ध्यान रखें यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए खींचकर, ऐसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए खींचकर चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो नया प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए नया प्रतिरोध यदि 1 है, यानी नया प्रतिरोध यदि 1 ओम माना जाए तो यहाँ पर ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये पुराने वाले प्रतिरोध का कितना गुना होगा, वो होगा न्यू प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ से 2 गुना करके दिया जाए तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। यदि पहले वाला प्रतिरोध 10 ओम है तो वो कितना हो जाएगा, 40 गुना। तो ये ध्यान रखें। एक लॉजिक और यहाँ से ध्यान रखें कि जब हम खींचकर चालक तार की लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो उसका आयतन क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ से देखिए एक लॉजिक से और हम इनको समझ सकते हैं। और आपका सबसे बेस्ट है वो क्या है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप कहीं पे भी लगाओ
ये कौन सा होगा, ये जब चालक तार को खींचने पर। तो ध्यान रखें इस फॉर्मूले में यदि हम जब किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या व्यास, उसकी त्रिज्या में यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो जो प्रतिरोध होगा वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ से, ये कोई चालक तार है, इसका क्षेत्रफल, ये इसकी लंबाई, इसको कितना कर दिया गया, इसके क्षेत्रफल और इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। तो यहाँ से देखिए लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल कम होगा। अब इनमें देखिए यहाँ से कि प्रतिरोध का जो संबंध था वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के विलोमानुपाती है। तो ये ध्यान रखें, जब पहले जो चालक था उसका जो आयतन है वो दूसरे चालक के आयतन के क्या रहेगा, बराबर। यानी इस चालक का आयतन v है और इस आयतन को यदि इस चालक तार को खींचने पर इसका आयतन क्या रहेगा, v2 हो जाएगा। यानी v2, दोनों को आयतन जो रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आयतन जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ से आयतन क्या रहेगा, चालक तार का आयतन। तो आयतन ध्यान रखिए, आयतन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू क्षेत्रफल। ये क्या होता है, लंबाई इंटू क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, आयतन। तो यहाँ से देखिए v1 का क्या होगा, L1 इंटू A1 बराबर, यहाँ से देखिए L2 इंटू A2। यहाँ से देखिए क्या होगा, L1 इंटू A1 बराबर L2 इंटू A2। तो ये क्या हो गया, इनका आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, चालक तार की लंबाई को क्या कर रहे हैं, खींच कर बढ़ा रहे हैं, यानी लंबाई को क्या कर रहे हैं, दुगना। तो यहाँ से देखिए L1 इंटू A1 बराबर, जो ये है लंबाई, यानी पहले की लंबाई को कितना कर रहे हैं, दुगना। तो ये L2 जो होगी वो क्या होगी, L1 का दुगना। और यहाँ से देखिए क्षेत्रफल में अभी पता चल जाएगा कितना परिवर्तन होता है। तो यहाँ से देखिए L1 से L1 कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखिए जब हम क्षेत्रफल यानी A2 का हम पता लगाएंगे तो A2 कितना होगा, तो देखिए A1 का हाफ कितना हो जाता है, A1 का आधा। जब हम इसे इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, कौन से में, कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से देखिए जब लंबाई को हम 2 गुना कर रहे थे, तो यहाँ से देखिए लंबाई को 2 गुना करने पर जो क्षेत्रफल नया यानी न्यू जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो कितना है, A/2 यानी आधा। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से देखेंगे तो प्रतिरोध कितना होगा, 2 इंटू 2 का कितना हो जाएगा, यानी 4 गुना। कितना हो गया, 4 गुना। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इसका n² करके भी हम निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। अब देखेंगे तापमान, यानी तापमान के आधार पर जब हम न्यूमेरिकल क्लास लेंगे, यानी जब हम इनके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तब इन फॉर्मूलों से हम इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखें। अब देखेंगे प्रतिरोध जो होता है वो एक किस पर निर्भर कर रहा था, तापमान पर। किस पर निर्भर कर रहा था, तापमान पर। तो देखिए तापमान के आधार पर भी इससे कहाँ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले संबंध देखते हैं, तापमान का संबंध क्या रहता है। तो ध्यान रखिए चालकों का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, चालक पदार्थों का यदि कोई पदार्थ जिसका हम तापमान बढ़ाने पर, यदि कोई पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध का मान भी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रतिरोध का मान इंक्रीज हो रहा है, तो वो कौन से होंगे, उन्हें बोला जाता है पीटीसी। क्या बोलते हैं, पीटीसी, यानी धनात्मक ताप गुणांक, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी क्या बोलते हैं इसको, धनात्मक ताप गुणांक। तो देखिए धनात्मक ताप गुणांक
किन किन का होता है? धातुओं का, धातु व शुद्ध चालकों का। तो ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि पीटीसी धनात्मक ताप गुणांक किनका होगा? धातु और शुद्ध चालकों का। यहाँ से देखिए यदि हम टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि किसी के प्रतिरोध में कमी आए यानी प्रतिरोध घट जाए तो उसे क्या बोला जाता है? एनटीसी। क्या बोलते हैं? एनटीसी। उनका ताप गुणांक क्या है? तो उनका ताप गुणांक जो होगा वो क्या रहेगा? ऋणात्मक ताप गुणांक। इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक ताप गुणांक। क्या बोला जाता है? ऋणात्मक ताप गुणांक, एनटीसी। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो देखिए इसका उदाहरण जो होगा अर्धचालक धातु, अर्धचालक धातु। जो अर्धचालक जो धातुएं होती है उनका क्या रहता है? एनटीसी यानी ऋणात्मक ताप गुणांक रहता है। जैसे डायोड हुआ अर्धचालक में, जैसे एक होता है वेरिएस्टर, एक होता है थर्मिस्टर। जैसे वेरिएस्टर को क्या बोला जाता है? वीडीआर। एक होगा एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये सब किसके उदाहरण हैं? एनटीसी के। तो यहाँ से पिछले जो डीएमआरसी का एग्जाम था वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरिएस्टर जो होता है वो किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो एनटीसी यानी ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि जैसे एलडीआर हुआ, एलडीआर जो होता है ये प्रकाश पर क्या रहता है? आधारित होता है। तो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। तो ध्यान रखें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से देखिए थर्ड जो है, यदि हम किसी प्रतिरोध का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कौन से होंगे? वो होंगे शून्य ताप गुणांक, जिसे बोला जाता है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसे बोलते हैं शून्य ताप गुणांक। तो देखिए शून्य ताप गुणांक जो होता है वो क्या, इनके जो उदाहरण होते हैं वो क्या होंगे? तो देखिए यूरेका और मैग्नीन के बने होते हैं। यानी यूरेका और मैग्नीन जो धातु होती है, यूरेका और जो मैग्नीन जो पदार्थ होते हैं, यूरेका और मैग्नीन जो पदार्थ होते हैं उनके टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखिए यूरेका और मैग्नीन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए और इसे आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब देखिए ताप गुणांक क्या होता है। यहाँ से देखिए ताप